नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने असंक्रामक बीमारियां या नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम आयुष चिकित्सा पद्धतियों में आयुर्वेद को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं। वर्तमान समय में आधुनिक जीवन शैली से, असंतुलित भोजन ग्रहण करने से, कम पोषण युक्त भोजन ग्रहण करने से तथा अत्यधिक प्रदूषण की वजह से कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं और इन बीमारियों से बड़ी संख्या में लोग बीमार होते हैं। और जब लोग इलाज के लिए, विशेषकर जो संक्रामक बीमारियां होती हैं या जो लाइफ स्टाइल डिसीजेज होती हैं, उनके इलाज के लिए जब एलोपैथिक हॉस्पिटल्स जाते हैं तो उनको वहां पर अधिक से अधिक धन को खर्च करना पड़ता है। साथ ही साथ जब एक तो अधिक से अधिक धन खर्च करना पड़ता है और कभी कभी डॉक्टर की परामर्श के बगैर या फिर अधिक मात्रा में एलोपैथिक मेडिसिन लेने की वजह से उसके कई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक और एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो है अधिक खर्चीला होता है, अर्थात कई कम्युनिकेबल या लाइफस्टाइल डिसीजेस के इलाज के लिए एलोपैथिक ट्रीटमेंट पर लोग बहुत अधिक खर्च कर देते हैं। तो वहीं जो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं उनके अधिक प्रयोग करने से कई साइड इफेक्ट भी होते हैं और ये समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। दूसरी ओर भारत में जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं या एलोपैथिक जो मेडिकल स्टाफ है वो है हमारे देश की जनसंख्या के अनुपात में बहुत ही ज़्यादा कम है। इसकी वजह से हमारे देश की बड़ी जनसंख्या के एक बड़े भाग को एलोपैथिक जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं और इसी वजह से जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो अल्टरनेटिव ऑप्शंस पर क्या है टिका हुआ है या वैकल्पिक जो भी सुविधाएं हैं उन पर निर्भर है। और ये जो वैकल्पिक चिकित्सकीय सुविधाएं हैं ये आयुष चिकित्सा जो पद्धतियां हैं या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां हैं ये एक बेहतर जो विकल्प हैं वो लोगों को प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो आयुष चिकित्सा जो पद्धतियां हैं वो न केवल एलोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए एक वैकल्पिक रास्ता है बल्कि कुछ जो लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं उनके इलाज में तो जो आयुष चिकित्सा पद्धतियां हैं उनके परिणाम जो है एलोपैथिक ट्रीटमेंट से भी बहुत ही बेहतर है। राइट, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है या एलोपैथिक जो चिकित्सा है उसके एक वैकल्पिक तौर पर जो है आयुष चिकित्सा पद्धतियां का अस्तित्व में आ चुकी हैं और वर्तमान समय में लोग इनके परिणाम को देखते हुए जो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धतियां हैं उनके साथ साथ आयुष चिकित्सा पद्धतियों पर भी भरोसा जमा रहे हैं और इन चिकित्सा सुविधाओं का भी लाभ ले रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर जो है आयुष चिकित्सा पद्धति से समझते हैं। दरअसल जो आयुष चिकित्सा पद्धति है, आयुष चिकित्सा पद्धति में जो शब्द आयुष है ये कई प्राकृतिक जो है चिकित्सा पद्धतियों का सामूहिक शब्द है। यहाँ पर आयुष से तात्पर्य है आयुर्वेदा, राइट, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, राइट, यूनानी हो जाएगा, फिर एस से सिद्धा हो जाएगा और एच से क्या हो जाएगा होम्योपैथी। तो आयुर्वेदा, राइट, योगा, यूनानी, राइट, सिद्धा और क्या हो जाएगा होम्योपैथी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आयुष चिकित्सा पद्धतियों से तात्पर्य है आयुर्वेदा, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा पद्धति, सिद्ध चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों से है। राइट, और जो आयुष चिकित्सा पद्धतियां हैं, आयुष चिकित्सा पद्धतियां एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, राइट, जो एलोपैथी की तुलना में अत्यधिक कम लागत वाली है, अर्थात इन चिकित्सा पद्धतियों से कम दाम पर या कम जो खर्च है उस पर आसानी से इलाज उपलब्ध मिल जाता है। और हमारे देश की बड़ी संख्या है, राइट, हमारे देश में जनसंख्या के एक बड़ी जनसंख्या के जो है नागरिकों की स्वास्थ्य जरूरतों को जो है पूरा किया जा सकता है। राइट, तो आयुष एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है जो एलोपैथी की तुलना में अत्यधिक कम लागत वाली है। साथ ही साथ इन चिकित्सा पद्धतियों के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। इसके साथ ही हमारे देश में अधिक जनसंख्या को अधिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी जो आयुष चिकित्सा पद्धति है ये उन नागरिकों की स्वास्थ्य जरूरतों को भी पूरा
कर सकती है। और अगर हम हमारे देश के बारे में बात करें तो हमारे देश में प्राचीन समय से ही प्राकृतिक चिकित्सा जो पद्धतियां हैं वो परंपरागत रूप से चली आ रही हैं, अर्थात हमारे देश को जो है आयुष चिकित्सा पद्धतियों की अतुलनीय विरासत प्राप्त है। वहीं अगर हम देखें तो जो आयुष चिकित्सा पद्धति है इसमें 5 पद्धतियां हो जाएंगी। आयुर्वेदा हो जाएगा, योगा हो जाएगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। इसमें एक और चिकित्सा पद्धति जिसका नाम क्या है, सोवा रिप्पा है, राइट। तो आयुष चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्गत वर्ष 2010 में सोवा रिप्पा को भी क्या कर दिया गया है, इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। क्लियर। अब हमारे देश में आयुष चिकित्सा पद्धतियों के प्रमोशन के लिए तथा आम नागरिकों को इनकी सुविधाएं बेहतर से पहुंच सकें, इसके लिए एक मंत्रालय भी है जिसका नाम क्या है, आयुष मंत्रालय। लेकिन इस आयुष मंत्रालय का गठन एक रात में ही नहीं हो गया था, इसका क्रमिक विकास हुआ है, तो हम यहाँ पर समझते हैं, राइट। और ये प्रश्न जो है वो मुख्य परीक्षा में बिल्कुल पूछा जा सकता है कि आयुष पद्धतियों के विकास में आयुष मंत्रालय की क्या भूमिका होती है, या फिर हो सकता है 3 नंबर में आयुष मंत्रालय की जो है टिप्पणी के रूप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, राइट। या फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि आयुष मंत्रालय की क्या महत्व है या आयुष मंत्रालय के क्या कार्य हैं, यह अस्तित्व में कम आया, राइट। तो इस तरीके के कई जो प्रश्न हैं वो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर आयुष मंत्रालय के बारे में समझते हैं। अगर इसका जो है 3 नंबर में प्रश्न आता है तो हम सीधा कह सकते हैं कि भारत में भारतीय चिकित्सा जो पद्धतियां हैं या भारत में आयुष चिकित्सा पद्धतियों के विकास के लिए, राइट, भारत में आयुष चिकित्सा पद्धतियों के विकास के लिए जो मंत्रालय कार्यरत है उसे ही क्या कहा जाता है, आयुष मंत्रालय कहा जाता है। और आयुष मंत्रालय का गठन को हम जो है इन क्रमिक बिंदुओं से समझते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो भारत में प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों के विकास के लिए 1995 में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी जो विकास है इसका गठन किया गया था, ताकि भारत की जो परंपरागत एवं जो प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां हैं उनका विकास किया जा सके, राइट। तो सन 1905 में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग की स्थापना भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों के विकास के लिए किया गया था। फिर नवंबर 2003 में इस विभाग में आयुर्वेदा, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी में शिक्षा और अनुसंधान पर ध्यान देने के साथ साथ, राइट, तो शिक्षा और अनुसंधान में ध्यान देने के साथ साथ इन सब में विकास के लिए आयुष विभाग के रूप में जो है क्या किया गया था, नामित किया गया था। तो इसको फिर एक विभाग के रूप में यहाँ पर आयुष विभाग के रूप में इसको नामित कर दिया गया था। तो नवंबर 2003 में, राइट, आयुर्वेदा, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा हो जाएगा, राइट, फिर होम्योपैथी हो जाएगा, यूनानी हो जाएगा। इनमें शिक्षा और अनुसंधान पर ध्यान देने के साथ साथ, राइट, इनके विकास के लिए आयुष विभाग का नामित किया गया था। फिर अगर हम वहीं पर देखें तो 9 नवंबर 2014 तो आयुष मंत्रालय का जो गठन हुआ है वो 9 नवंबर 2014 को हुआ है। तो ये 3 विधियां याद रखनी है। 1995 में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग का गठन हुआ था। वहीं 2003 में आयुष विभाग का गठन हुआ था। तो वहीं एक तरीके से अगर हम देखें तो 2009 में आयुष विभाग के रूप में ये नामित हुआ था। वहीं अगर हम देखें तो 9 नवंबर 2014 को हमारे भारत की जो परंपरागत प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां हैं इनके जो गहन ज्ञान है उसको पुनर्जीवित करने के लिए, राइट, इनका इष्टतम लाभ हमारे देश के नागरिकों को प्राप्त हो सके, इनके विकास के लिए एवं इनको बढ़ावा देने के लिए 9 नवंबर 2014 को आयुष मंत्रालय का गठन किया गया, राइट। तो इस तरीके से आयुष मंत्रालय के गठन 9 नवंबर 2014 को किया गया था, जिसका महत्वपूर्ण कार्य या आयुष मंत्रालय का जो महत्व है वो प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों के ज्ञान को पुनर्जीवित करना है, राइट। स्वास्थ्य की जो आयुष
जो आयुष प्रणाली है इनके इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना है, राइट। इसका इन प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां हैं इनके विकास को बढ़ावा देना है, राइट, और इनको जन सामान्य में प्रमोट करना है। यही जो आयुष मंत्रालय है ये इसकी क्या हो जाएगी, कार्य एवं भूमिका हो जाएगी। क्लियर। अब हम यहाँ पर जो है आयुष मंत्रालय के मुख्य उद्देश्यों को समझते हैं। तो 9 अगर हम देखें तो 9 नवंबर 2014 को आयुष मंत्रालय का गठन किया गया था और इसके गठन के समय पर ये उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, जिसमें पहला क्या हो जाएगा कि देश में जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, राइट, और होम्योपैथी है, इसके कॉलेजों को जो शैक्षिक मानक है उनको उन्नत करना। तो हमारे देश में जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और होम्योपैथी है तथा जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां हैं उनके शिक्षा मानकों को उन्नत करना, ताकि आयुष चिकित्सा पद्धतियों के ज्ञान का संवर्धन हो सके और साथ ही साथ मानक स्तर होगा तो उससे जितने भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करेंगे उनकी शिक्षा तथा उनके ज्ञान में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। दूसरा उद्देश्य क्या था कि हमारे देश में जितने भी शोध संस्थान हैं, राइट, जितने भी शोध संस्थान हैं उनको मजबूत बनाने और पहचान की गई जो बीमारियां हैं, राइट, उन पर समयबद्ध अनुसंधान कार्यक्रमों को सुनिश्चित करने के लिए, जिनके लिए इन प्रणालियों का एक प्रभावी उपचार हेतु प्रयास करना है, राइट। तो इस तरीके से हमारे देश में जो जितने भी शोध संस्थान हैं उनको मजबूत किया जाएगा, राइट, और जो नई नई बीमारी हैं उन पर जो अनुसंधान कार्यक्रम है वो भी सुनिश्चित किए जाएंगे, ताकि इन पद्धतियों का जो उपचार है वो उन रोगों के इलाज पर प्रभावकारी सिद्ध हो सके। साथ ही साथ आयुष मंत्रालय का जो तीसरा लक्ष्य है वो ये है कि इन प्रणालियों से उपयोग किए जाने वाले जो जितने भी औषधीय पौधे हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है इलाज के रूप में जो जड़ी बूटियाँ हैं या जो औषधीय रस दिए जाते हैं, उनके लिए जितने भी औषधीय पौधे हैं उनकी खेती को बढ़ावा देना, साथ ही साथ जो जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं, राइट, उनके पुनर्जीवन के लिए योजनाएं बनाना, साथ ही साथ जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, राइट, उनके फार्माकोपियोल मानकों को भी क्या करना, विकसित करना। इन उद्देश्यों के वजह से ही आयुष मंत्रालय का गठन जो है 2014 में किया गया था। क्लियर। अब जो आयुष चिकित्सा पद्धतियां हैं उनमें से हम पहली जो चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर देखें तो मुख्य परीक्षा में प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो जो आयुष चिकित्सा पद्धति है, राइट, ये एक बड़ा टॉपिक है। आयुष चिकित्सा पद्धति में से अगर प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो एक तो आयुष चिकित्सा पद्धति क्या है, राइट, आयुष चिकित्सा पद्धति क्या है, इसका विकास कैसे हुआ है, ये 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसके बारे में अभी हम जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। या फिर पूछा जा सकता है कि आयुष चिकित्सा पद्धति का महत्व क्या है या इसका लाभ क्या है, इसको हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। या फिर जो जितनी भी आयुष चिकित्सा पद्धति में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं उन पर 5 नंबर के या 11 नंबर के जो है वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, राइट। जैसे आयुर्वेदा पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति क्या है, राइट, इसमें निदान कैसे किया जाता है, या फिर जो है आयुर्वेदा चिकित्सा पद्धति में उपचार का सिद्धांत क्या होता है, राइट, या फिर जो यूनानी चिकित्सा पद्धति है इसके महत्व को बताइए, या होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का जो है विकास हमारे देश में किस प्रकार से हुआ है, राइट, या फिर और भी जो है कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक चीज और अगर मैं आपको बताना चाहूं तो यहाँ पर जो 3 नंबर से प्रश्न है वो इन चिकित्सा पद्धतियों के जो सिद्धांत है, प्रमुख अवधारणा है, वहां से जो है वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कई प्रकार के योगा होते हैं तो 3 नंबर में पूछ सकते हैं कि राजयोग क्या होता है, राइट, या फिर जो है किस चिकित्सा पद्धति का किसी एक प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में भी जो है प्रश्न पूछा जा सकता है, या किसी विशेष चिकित्सा पद्धति के बारे में 3 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से हम इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से
पढ़ेंगे और आने वाले लेक्चर में ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है आयुष चिकित्सा पद्धतियाँ, इनको पढ़ते चलेंगे, राइट। तो अब जो है हम यहाँ पर आयुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे और आयुर्वेद के बारे में जहाँ से भी प्रश्न बन सकता है उन सभी बिंदुओं पर जो है हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति क्या होती है? देखिए, आयुर्वेद जो है दो शब्दों आयु और वेद से मिलकर बना है, जहां पर आयु का अर्थ क्या होता है? जीवन, और वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। इस प्रकार आयुर्वेद क्या हुआ? जीवन का एक विज्ञान है, राइट। तो आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु जिसका अर्थ क्या होता है? जीवन, और वेद का अर्थ हो जाएगा ज्ञान या विज्ञान। इस प्रकार आयुर्वेद जो है जीवन का एक विज्ञान है। साथ ही साथ जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद जीवन का एक विज्ञान है और उपचार का सबसे पारंपरिक तरीका है जो शरीर, मन और आत्मा के बीच में एक स्वस्थ संतुलन क्या करता है? स्थापित करता है। अगर हम देखें यहाँ पर तो जो अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, अन्य चिकित्सा पद्धतियों में हमारी बॉडी में जितने भी शारीरिक विकार होते हैं उनको अलग नज़रिए से उनका इलाज किया जाता है। तो वहीं अगर मन से संबंधित कोई बीमारी है तो उसका अलग नज़रिए से इलाज किया जाता है, और अगर दोनों या फिर अन्य प्रकार की जो व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, उनका इलाज अलग तरीके से किया जाता है। परंतु आयुर्वेदा, ये जो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति हैं, इनकी यही सबसे अच्छी विशेषता है कि ये शारीरिक जो है चिकित्सा के साथ साथ मानसिक, मन या आत्मा, इन सब के बारे में जो है चर्चा करती है। अर्थात जो आयुर्वेद है वो शरीर, मन एवं आत्मा के बीच में एक संतुलन बनाता है और इस तरीके से ये हमारे शरीर की रोगों से क्या करता है? रक्षा करता है। तो आयुर्वेद जीवन का एक विज्ञान है और उपचार का सबसे पारंपरिक तरीका है जो शरीर, मन और आत्मा के बीच में एक स्वस्थ संतुलन क्या करता है? स्थापित करता है, और इसके माध्यम से हमारे जो है विभिन्न प्रकार की शारीरिक रोग हैं, व्याधियां हैं, मानसिक व्याधियां हैं, उनको दूर किया जाता है। जो आयुर्वेद है ये प्राचीनतम जो है चिकित्सा विज्ञान माना जाता है और आयुर्वेद जो है प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित होता है, राइट। आयुर्वेद केवल चिकित्सा विज्ञान ही नहीं अपितु स्वयं में क्या है? पूर्ण जीवन का क्या है? शास्त्र माना जाता है। और अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है इसका जो है परंपरागत तरीके से विकास हुआ है। भारत के कई ऋषि मुनियों ने गहन तपस्या के माध्यम से, जड़ी बूटियों के ज्ञान से इस चिकित्सा पद्धति को विकसित किया है और इस चिकित्सा पद्धति के विकास को उन्होंने कई ग्रंथों के रूप में जो है प्रकाशित भी किया है। तो अगर हम देखें तो जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है ये लगभग 5000 पूर्व जो है वो अस्तित्व में आया है और भारत के जो प्राचीन ऋषि मुनि हैं उन्होंने जड़ी बूटियों का अध्ययन किया है, राइट। कई व्यावहारिक अनुप्रयोग किए हैं और उन आधार पर इस चिकित्सा पद्धति का विकास किया है और इस चिकित्सा पद्धति पर जो है कई ग्रंथ भी लिखे हैं। इस तरीके से हम मान सकते हैं कि आयुष जो चिकित्सा पद्धति है वह 5000 पूर्व जो है वो अस्तित्व में आई है, राइट। अब जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है इसकी हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? तो भारत के कई प्राचीनतम जो ग्रंथ हैं उनसे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की स्पष्ट जानकारी मिलती है और आयुर्वेद के जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं उनमें क्या हो जाएगा? चरक संहिता हो जाएगा, सुश्रुत संहिता हो जाएगा एवं अष्टांग हृदय हो जाएगा। तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एवं अष्टांग हृदय ये आयुर्वेद की बहुत ही प्रसिद्ध जो है वो चिकित्सकीय पुस्तक है जिनसे हमें आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों के बारे में स्पष्ट एवं गहन जो है जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ अगर आयुर्वेदिक जो है चिकित्सा पद्धति की बात करें तो आयुर्वेद की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि आयुर्वेद में न केवल जो है रोगों का उपचार किया जाता है बल्कि इसमें
रोगों के उपचार के साथ साथ ही स्वस्थ जीवन शैली पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो जो आयुष चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा अन्य औषधीय प्रणालियों के विपरीत जो है रोगों के उपचार के बजाय स्वास्थ्य जीवन शैली पर जो है अधिक ध्यान केंद्रित करता है। और आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है, आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर में 4 मूल तत्व होते हैं, राइट। या मानव शरीर 4 मूल तत्वों से निर्मित होता है, जिसमें पहला हो जाएगा त्रिदोष, और ये त्रिदोष कौन से होते हैं? कफ, वात और क्या हो जाएगा? पित्त हो जाएगा। और ये 3 नंबर का जो है प्रश्न पूछा जा सकता है, राइट। तो आयुर्वेद के 4 मूल तत्वों में से पहला हो जाएगा त्रिदोष, और त्रिदोष में हो जाएगा कफ, वात और क्या हो जाएगा? पित्त। दूसरा हो जाएगा धातु, तीसरा हो जाएगा मल, और चौथा क्या हो जाएगा? अग्नि, राइट। तो आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर इन 4 मूल तत्वों से मिलकर क्या होता है? बना हुआ होता है। और ये 4 मूल तत्व हो जाएंगे त्रिदोष, धातु, मल और क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। इसके साथ ही जो आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो त्रिदोष, जैसे अगर हम बात करते हैं तो जो वात हो जाएगा, पित्त हो जाएगा और कफ, इन पर ही क्या होता है? आधारित होता है। और आयुर्वेद के अनुसार यदि ये तीनों दोष समान होते हैं, सम होते हैं, अर्थात संतुलन की अवस्था में होते हैं, तो यदि व्यक्ति का जो वात दोष है, पित्त दोष है और कफ दोष है, यदि वो संतुलन की अवस्था में होता है तो व्यक्ति स्वस्थ होता है, राइट, हेल्दी होता है। परंतु यदि किसी व्यक्ति के इन त्रिदोषों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी उत्पन्न होती है तो वह व्यक्ति क्या होता है? अस्वस्थ हो जाता है, या फिर वो जो है वो बीमार हो जाता है। तो त्रिदोषों की विषम अवस्था में होने पर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही आयुर्वेद में नाड़ी विज्ञान, जड़ी बूटी एवं रस चिकित्सा, गर्भणी परिचर्चा, पंचकर्म, क्षार सूत्र जैसी जो है विशिष्टताएं भी सम्मिलित हैं, जिनको हम आगे जाकर जो है बहुत अच्छे से समझेंगे, राइट। अब अगर हम आयुर्वेद की उद्देश्य की बात करते हैं तो आयुर्वेद का उद्देश्य स्वस्थ या प्राकृतिक उपचार के माध्यम से विकास लाना और मानव शरीर के तंत्र में एक महान सामंजस्य बनाना है, राइट। ये आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है। न केवल यहाँ पर रोगों का इलाज करना है बल्कि शरीर का क्या करना है? विकास करना है। तो आयुर्वेद का उद्देश्य प्राकृतिक उपचार के माध्यम से शारीरिक विकास लाना और मानव शरीर के जो तंत्र है उसमें एक महान संतुलन को भी क्या करना है? स्थापित करना है या सामंजस्य को बनाना है। अब यहाँ से जो है हम अलग अलग तरीके से आयुर्वेद के विभिन्न जो हैं अवयवों के बारे में पढ़ेंगे। तो आयुर्वेद के अंदर हम चिकित्सा के क्षेत्र पढ़ते हैं, तो यहाँ से भी जो है 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि आयुर्वेद के विभिन्न चिकित्सा क्षेत्रों के बारे में समझाइए, या आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से आप क्या समझते हैं? आयुर्वेद के विभिन्न चिकित्सा क्षेत्रों के बारे में लिखिए, राइट। तो हम आयुर्वेद की जो है परिभाषा पढ़ चुके हैं। अब हम आयुर्वेद की जो चिकित्सा क्षेत्र है या वे क्षेत्र जिसमें आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, या वे क्षेत्र जिनकी बीमारियों को आयुर्वेद के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा? काय चिकित्सा हो जाएगा या इंटरनल मेडिसिन हो जाएगा, राइट। तो चिकित्सा पद्धति में, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में काय चिकित्सा जो है संभव है, अर्थात अंदरूनी जितनी भी व्याधियां हैं उनका इलाज जो है आयुर्वेद के माध्यम से किया जा सकता है। दूसरा क्या हो जाएगा? सर्जरी भी की जा सकती है। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर शालक्य तंत्र हो जाएगा, ENT, राइट, या जिसको क्या कहा जाता है? ओप्थेल्मोलॉजी। तो शालक्य तंत्र भी जो है चिकित्सा का क्षेत्र है। फिर कौमार भृत्य हो जाएगा, बाल रोग हो जाएगा, तो बाल रोग जो जितने भी हैं उनका भी जो है इलाज इससे संभव है। फिर अगध तंत्र हो जाएगा, राइट, तो मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस या टॉक्सिकोलॉजी हो जाएगा, तो इसका भी जो है अध्ययन किया जा सकता है या इलाज किया जा सकता है। फिर जरा चिकित्सा हो जाएगी, बाजीकरण हो जाएगा और गृह चिकित्सा हो जाएगा। ये आयुर्वेद के प्रमुख क्या हो जाएंगे? क्षेत्र हो जाएंगे,
राइट। और इनसे संबंधित या इन क्षेत्रों की बीमारियों का जो इलाज है या नियंत्रण है या उपचार है वो आयुर्वेदा के माध्यम से पॉसिबल है या संभव है, राइट। अब जो है हम यहाँ पर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के तत्वों के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे, राइट। यहाँ से भी 11 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति क्या है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के विभिन्न तत्वों को उदाहरण सहित समझाइए या आयुर्वेदा चिकित्सा पद्धति के तत्वों को विस्तार से समझाइए। तो आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है उसके विभिन्न तत्वों को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। जिसमें सबसे पहला हो जाएगा दोष। तो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का जो मूल सिद्धांत है वो 3 दोषों पर ही आधारित होता है। और आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 दोष वात, पित्त और कफ होते हैं जो कि एक साथ अपचयी और उपचय, राइट, या चयापचय को विनियमित और क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, राइट। तो मानव शरीर में 3 दोष वात, पित्त और कफ होते हैं जो कि एक साथ अपचयी और उपचय को नियमित और क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, राइट। और इन 3 दोषों का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है कि जैसे ही अगर हम देखें तो पूरे शरीर में जो पचे हुए खाद्य पदार्थ हैं उनके प्रतिपल को ले जाना और ऊतकों के निर्माण में मदद करना। एक तरीके से अगर हम देखें तो हमने पाचन तंत्र में यही पढ़ा था कि जो भी भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उसका ठीक से पाचन हो जाए और उसका अवशोषण के बाद में उसका स्वांगीकरण होना, राइट। तो यहाँ पर ये जो मानव शरीर के 3 दोष होते हैं, इन दोषों का प्रमुख कार्य यही होता है कि जो पचे हुए खाद्य पदार्थों के प्रतिफल होते हैं या पोषण होता है उसको शरीर के विभिन्न अंगों या ऊतकों तक ले जाना तथा उस बचे हुए भोजन का या उस ऊर्जा युक्त भोजन का शरीर के संतुलन में, नियंत्रण में और निर्माण में उसका मदद करना है। इसके साथ ही यदि हमारे शरीर में ये तीनों के तीनों दोष वात, पित्त और कफ, यदि ये तीनों दोष संतुलन की अवस्था में है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। परंतु यदि इन तीनों दोषों में, वात में, पित्त में और कफ में किसी भी वजह से असंतुलन उत्पन्न होता है तो वही क्या होता है, बीमारी का कारण बनता है, राइट। तो आयुर्वेदा में वात, पित्त और कफ 3 दोष हैं जिनका महत्वपूर्ण कार्य क्या है, अपचयी और उपापचयी को नियंत्रित और क्या करना, विनियमित करना है। क्लियर। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर सप्त धातुएं। सप्त धातुएं क्या होती हैं, तो शरीर को संबल, मजबूती प्रदान करने वाले पदार्थ ही क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। तो शरीर को संबल देने वाले, मजबूती देने वाले पदार्थ धातु कहलाते हैं। और हमारे शरीर में 7 ऊतक प्रणालियां होती हैं। शरीर में 7 ऊतक प्रणालियां होती हैं जो कि क्या हो जाएंगी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि और यहाँ पर मज्जा चौथा हो जाएगा, मज्जा और क्या हो जाएगा, शुक्र। तो ये जो है 7, राइट, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, फिर मज्जा तथा शुक्र, ये 7 क्या होती हैं, ऊतक प्रणालियां होती हैं जो कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले कई अंगों का क्या करती हैं, प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा प्रतिनिधित्व करता है रस का, फिर रक्त, रक्त का, मांस का वसा हो जाएगा, ऊतक, अस्थि, मज्जा का क्या हो जाएगा, अस्थि मज्जा का मज्जा, और वीर का क्या हो जाएगा, शुक्र। ये एक तरीके से हमारे शरीर की 7 ऊतक प्रणालियां होती हैं, राइट। फिर अगला जो हो जाएगा, अगला तत्व हो जाएगा जठर अग्नि। तो हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए तथा चयापचय, राइट, चयापचय की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए जठर अग्नि पाई जाती है। और यही जठर अग्नि हमारे शरीर में पाचन गतिविधियों तथा चयापचय के कार्यों को करने के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। एक तरीके से अगर आप देखें तो हमारे शरीर में जो अमाशय होता है वो पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अमाशय की भीतरी दीवारों पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जिससे क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। और जठर रस में अगर हम देखें तो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो कि अत्यधिक क्या होता है, अम्लीय होता है, जो कि भोजन में प्रोटीन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो जठर रस है और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको ही हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं, जठराग्नि कह सकते हैं, जो कि हमारे पाचन तंत्र में तथा अन्य चयापचयी जो क्रियाएं हैं उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला तत्व हो जाएगा शारीरिक संरचना, या जिसको क्या कहा जाता है, सांचा कहा जाता है। राइट। आयुर्वेद में जो जीवन की कल्पना है, राइट, आयुर्वेद में जीवन की कल्पना में जो शरीर है वह इंद्रियों, मन और आत्मा के संग के रूप में होता है। अर्थात जो शरीर है वो न केवल कोशिकाओं से, ऊतकों से, अंगों से या अंग तंत्रों से मिलकर बना हुआ है, जबकि शरीर की संपूर्ण रचना में मन एवं आत्मा भी क्या होती है, सम्मिलित होती हैं। राइट। तो आयुर्वेद में जीवन की कल्पना में शरीर को इंद्रियों, मन और आत्मा के संग के रूप में माना गया है। और साथ ही साथ आयुर्वेद में जो जीवित व्यक्ति है वो 3 देह द्रव हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, त्रिदोष कहते हैं। तो जीवित व्यक्ति 3 देह द्रव, जैसे बात हो जाएगा, पित्त हो जाएगा, कफ हो जाएगा, 7 बुनियादी ऊतक हो जाएंगे, रक्त, मांस, रस, मेद, अस्थि मज्जा और क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, और शरीर के अपशिष्ट उत्पादों जैसे मल मूत्र और पसीने का ही क्या होता है, समूह होता है। क्लियर। 5वां तत्व हो जाएगा पंच महाभूत। राइट। तो आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर तथा हमारे इस प्रकृति में मौजूद प्रत्येक जीव जंतु, राइट, जीव जंतु, मानव तथा हर एक चीज जो है 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। राइट। अग्नि, पावक, गगन, समीरा। राइट। और ये जो 5 तत्व हैं जिनको पंच महाभूत कहते हैं, ये हो जाएंगे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएंगे। तो मानव शरीर सहित ब्रह्मांड में जो जितनी भी जीव जंतु हैं, वस्तुएं हैं, वो इन्हीं 5 तत्वों के किसी न किसी अनुपात में मिलने से ही उनकी रचना हुई है। इसके साथ ही हमारा जो शारीरिक सांचा है या मानव शरीर है, राइट, एवं मानव शरीर के कई जो हिस्से हैं या मानव शरीर की जो विभिन्न संरचनाएं हैं, उनके लिए यही जो 5 तत्व हैं वो अलग अलग अनुपात में मिले हुए हैं, जिनसे ही मानव शरीर की क्या होती है, संरचना होती है। क्लियर। तो ये हमने यहाँ पर आयुर्वेद के, राइट, आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है उसके हमने यहाँ पर तत्वों के बारे में पढ़ लिया है। तो आयुर्वेदा चिकित्सा पद्धति के ये तत्वों में दोष हो जाएगा, सप्त धातु है, जठराग्नि, शारीरिक संरचना और पंच महाभूत। ये हमने जो है 5 तत्वों के बारे में यहाँ पर पढ़ लिया है। अब हम समझते हैं यहाँ पर कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति, राइट, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसको कोई व्याधि है, शारीरिक कोई पीड़ा है, तो उसका इलाज करने से पहले नैदानिक व्यवस्था कैसी होती है। तो यहाँ पर यह भी मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आयुर्वेद में रोग निदान पूर्व की जो प्रक्रिया है वो समझाइए। तो आयुर्वेद में रोग निदान की पूर्व की प्रक्रिया को समझाइए। राइट। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि आयुर्वेद में यदि कोई व्यक्ति जो है किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है या फिर उसको कोई शारीरिक व्याधि होती है, तो रोग निदान की जो पूर्व प्रक्रिया है उसको हम यहाँ पर इन बिंदुओं से समझते हैं। राइट। तो आयुर्वेद में जो रोग निदान है उसके पूर्व जो है 3 प्रारंभिक और बुनियादी जो है विधियां शामिल होती हैं। राइट। और इनसे ही रोगी व्यक्ति तथा उसकी बीमारी को स्पष्ट तरीके से समझा जा सकता है। जो कोई भी रोगी व्यक्ति होता है या जो जिसके भी शारीरिक पीड़ा होती है, तो रोगी व्यक्ति से सबसे पहले अच्छे से पूछताछ की जाती है। राइट। कि उसको क्या समस्या है, उसके किस शारीरिक अंग में तकलीफ है। राइट। फिर दूसरी चीज़ जो है अवलोकन किया जाता है। अगर शरीर का कोई अंग क्षतिग्रस्त हो चुका है या फिर अगर कोई भी व्यक्ति पीड़ित होता है तो उसके शरीर पर कोई ना कोई लक्षण या कोई ना कोई चिन्ह प्रकट होते हैं, उन चिन्ह या लक्षणों का जो है अवलोकन किया जाता है और फिर स्पर्श करके भी देखा जाता है। तो पूछताछ के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से एवं स्पर्श के माध्यम से रोगी एवं बीमारी को स्पष्ट तरीके से सबसे पहले समझा जाता है। साथ ही साथ जो प्रत्येक रोगी होता है उसके लिए अलग अलग जो है
निदान और अलग अलग उपचार की व्यवस्था भी की जाती है। साथ ही साथ जो आयुर्वेदिक चिकित्सक होता है वो रोगियों की आंतरिक शारीरिक विशेषताओं और मानसिक स्वभाव का भी विशेष रूप से ध्यान देता है कि अगर कोई रोगी है तो उसकी शारीरिक संरचना कैसी है, राइट, क्या उसको शारीरिक रूप से कोई समस्या तो नहीं है, साथ ही साथ उसकी मानसिक स्थिति क्या है, राइट। तो पूछताछ, अवलोकन एवं स्पर्श के माध्यम से रोगी एवं बीमारी को समझा जाता है। फिर उसकी आंतरिक शारीरिक विशेषताओं एवं मानसिक जो है स्वास्थ्य उसको ध्यान में रखते हुए फिर उसका जो है आगे ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जाता है। इसके साथ ही निदान के समय अन्य कारकों का भी अध्ययन किया जाता है, राइट। तो निदान के समय जो अन्य कारक हैं जिनका अध्ययन किया जाता है उसमें सबसे पहला हो जाएगा शारीरिक ऊतक, राइट। तो शारीरिक ऊतकों का गहनता से जो है अवलोकन किया जाता है, राइट, ताकि जो भी रोग है, जो भी बीमारी है वह पकड़ में आ जाए। साथ ही साथ कुबड़ का अध्ययन किया जाता है। कुबड़ वह स्थान माना जाता है जहां पर कोई भी रोग उत्पन्न होता है, राइट। इसके साथ ही रोगियों की जो प्रतिरोध और जीवन शक्ति है, राइट, तो रोगियों की जो भी प्रतिरोध शक्ति है कि उसका शरीर किसी भी बीमारी के प्रति किस तरीके का उसका इम्यून सिस्टम कार्य कर रहा है, उसकी दिनचर्या कैसी है, वह आहार में क्या ग्रहण करता है, उसकी पाचन की स्थिति कैसी है, राइट, उसका व्यक्तिगत सामाजिक आर्थिक विवरण, राइट, और रोगी की जो पर्यावरणीय स्थिति है, इन सब स्थितियों की भी गहन तरीके से जो है जांच की जाती है। साथ ही साथ निदान में ये परीक्षण भी किए जाते हैं। सामान्य शारीरिक परीक्षण, नाड़ी का परीक्षण किया जाता है कि नाड़ी का स्पंदन जो है कैसा है। फिर हृदय गति का परीक्षण किया जाता है। अगर शरीर में कोई भी रोग या व्याधि होती है तो उससे नाड़ी या हृदय गति में परिवर्तन होता है, तो नाड़ी परीक्षण किया जाता है, हृदय गति परीक्षण किया जाता है, मूत्र परीक्षण किया जाता है, चेहरे का परीक्षण, जीभ का, नाखून का और आँखों की जांच जो है वो स्पष्ट तरीके से की जाती है। स्पर्श और श्रवण कार्यों सहित त्वचा एवं कान की भी जो है गहन जांच की जाती है। अर्थात इस तरीके से रोगी को कौन सा रोग है उसका निदान किया जाता है ताकि रोगी एवं उसकी बीमारी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया जाए। इसके साथ ही आयुर्वेद बीमारी के इलाज के लिए मानव से जितने भी अवांछित और अनुपयोगी तत्व होते हैं या पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालकर, राइट, बीमारी के विषाक्त पदार्थों को हटाने के लिए मानव प्रणाली की जो सहायता है उसकी फिर क्या करता है, वकालत करता है। तो शरीर से जो भी अवांछित अनुपयोगी तत्व हैं, पदार्थ हैं, अगर वो शरीर से बाहर निकल जाएंगे और उनके विषाक्त जो भी पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाएंगे तो उसके बाद में उस बीमारी का, उस व्याधि का जो इलाज है वो बड़ी आसान तरीके से हो जाएगा, राइट। इस तरीके से आयुर्वेद में रोग जो है निदान पूर्व की ये पूरी की पूरी जो है हमने यहाँ पर प्रक्रिया देखी है, या आयुर्वेद में इस तरीके से रोगी का या उसकी बीमारी का निदान किया जाता है। क्लियर। अब हम जो है आगे समझते हैं यहाँ पर आयुर्वेदिक उपचार की प्रमुख विधियाँ, और ये भी मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आयुर्वेदिक उपचार की प्रमुख विधियाँ ये है और इनके माध्यम से ही आयुर्वेद में किसी भी बीमारी का या रोग का जो है वो उपचार किया जाता है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर शोधन उपचार हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा प्रशामक उपचार, तीसरा हो जाएगा यहाँ पर आहार और क्रिया का सिद्धांत, क्योंकि आयुर्वेदा में ऐसा माना जाता है कि शरीर अपने आप को स्वयं ही ठीक करता है और यदि आहार और क्रिया अच्छे से होगी तो उससे पोषक तत्वों के माध्यम से शरीर स्वतः ही क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर अगली है बीमारी के कारण और बढ़ रहे कारकों से बचाव हो जाएगा, फिर मनोचिकित्सा हो जाएगा और रसायन चिकित्सा हो जाएगा। तो शोधन उपचार, प्रशामक उपचार, आहार और क्रिया का सिद्धांत, बीमारी के कारण और बढ़ रहे कारकों से बचाव, मनोचिकित्सा और रसायन चिकित्सा, इनके माध्यम से जो है वो फिर आयुर्वेद में किसी भी रोग या व्याधि का उपचार किया जाता है। अब हम यहाँ पर आयुर्वेद में जो उपचार है उसको बहुत ही अच्छे से हम डिटेल में समझते हैं।
ठीक, क्लियर। कि यदि किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति रोगग्रस्त है या उसको कोई बीमारी है तो आयुर्वेद में उपचार किस तरीके से किया जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया है कि आयुर्वेद में किसी भी व्यक्ति के रोग के उपचार की बजाय उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में संतुलन लाने पर अधिक ध्यान दिया जाता है, राइट। कि अगर उसका स्वास्थ्य जो है वो संतुलित हो जाए तो उसका जो रोग है या उसकी व्याधि है वो स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, राइट। तो आयुर्वेद में किसी भी रोगी व्यक्ति के उपचार के बजाय उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में संतुलन लाने पर जो है अधिक ध्यान दिया जाता है और साथ ही साथ उसको समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। उसके जितने भी हमने देखा था कि जितने भी उसके त्रिदोष हैं या जो सप्त ऊतक प्रणालियां हैं उन पे संतुलन व्यवस्थित किया जाता है। यदि रोगी व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा, यदि उसके स्वास्थ्य में संतुलन आएगा और उसके पूरे स्वास्थ्य में सुधार आएगा तो उससे अप्रत्यक्ष रूप से जो है बीमारी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ये इसका क्या हो जाएगा, मूल सिद्धांत हो जाएगा, राइट। तो आयुर्वेदा स्वास्थ्य में संतुलन पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है ताकि वह जो बीमारी है वो स्वतः ही क्या हो जाए, रुक जाए और इस तरीके से ये बीमारी को ठीक करता है। हमने समझा था कि आयुर्वेदिक जो उपचार है वो 3 दोषों के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात क्या हो जाएगा, बात हो जाएगा, पित्त हो जाएगा और कफ हो जाएगा। यदि किसी कारण की वजह से इन तीनों दोषों में असंतुलन उत्पन्न होता है, मान लीजिए कि अगर जलवायु परिवर्तन होता है या मौसमी परिवर्तन होता है और मौसम में परिवर्तन होने की वजह से जो है बात, पित्त और कफ में जो है कोई ना कोई एक विशेष दोष जो है वो उत्पन्न हो जाता है और इन तीनों दोषों के में अगर असंतुलन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति बीमार हो जाता है। और यदि इन तीनों दोषों का जो है संतुलन वापस लाया जाए, राइट, तो वह ठीक हो सकता है। और आयुर्वेद में इन तीनों दोषों को संतुलन लाने के लिए पंचकर्म नामक जो है विभिन्न शुद्धि और चिकित्सा प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, इसके माध्यम से उनका उपचार किया जाता है, राइट। इसके साथ ही जो आयुर्वेदिक उपचार है वो रोकथाम प्रक्रिया पर क्या होता है, आधारित होता है। अर्थात इसमें किसी भी क्षेत्र में कोई भी बीमारी है या व्यक्ति किसी भी बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है, उन बीमारियों को प्राप्त करने से पहले ही व्यक्तियों को आयुर्वेद के माध्यम से जो है उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाया जाता है ताकि वह रोग उस व्यक्ति को हो ही ना। तो आयुर्वेद उपचार के साथ साथ रोकथाम प्रक्रिया पर भी जो है अधिक आधारित होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के उपाय जो है वो शामिल होते हैं। इसमें शुरू से ही जो है कदम उठा सकते हैं जिससे बीमारी की क्या होती है, संभावना होती है। इसके साथ ही अगर कोई जो है असंतुलन होता है तो इसमें शारीरिक संतुलन के लिए फिर दवाओं का, उपयुक्त आहार का, गतिविधियों और आहार का जो है प्रयोग करके शारीरिक संतुलन को बहाल किया जाता है। इसके अलावा ये जो बीमारी है इसकी पुनरावृत्ति ना हो या बार बार कोई व्यक्ति उस बीमारी से ग्रस्त ना हो, इसके लिए भी शरीर का जो तंत्र है उसको मजबूत किया जाता है ताकि वह व्यक्ति की बीमारी भी ठीक हो जाए, उसका समग्र स्वास्थ्य भी ठीक हो जाए तो उसकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी और बीमारी की पुनरावृत्ति भी नहीं होगी। साथ ही साथ जो आयुर्वेदिक उपचार है उसमें आहार पर विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। यहाँ से भी जो है मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा में आहार को महत्व देने का क्या कारण है। हालांकि हम बहुत अच्छे से इनको जो डेफिशिएंसी रोग है उसमें आहार को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो आयुर्वेदिक उपचार में आहार का क्या महत्व है हम समझते हैं। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा में जो है आहार के नियमन का बहुत ही अधिक महत्व है, राइट, क्योंकि हमें पता है कि व्यक्ति जो भी पोषक तत्व प्राप्त करता है उसको भोजन के माध्यम से ही प्राप्त होता है। इसके साथ ही व्यक्ति का मानसिक, आध्यात्मिक विकास के साथ साथ उसका स्वभाव,
राइट। व्यक्ति का मानसिक विकास कैसा होगा, आध्यात्मिक विकास कैसा होगा और उसका स्वभाव कैसा होगा, राइट। यह उसके द्वारा खाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता से भी जो होता है प्रभावित होता है। अगर कोई व्यक्ति साधारण या एक तरीके से हम कहते हैं सिंपल भोजन ग्रहण करता है तो वह सहज स्वभाव का होगा, राइट। और यदि वह अधिक तेल युक्त भोजन ग्रहण करता है या मांस ग्रहण करता है तो उसका जो स्वभाव है वो इसके जस्ट विपरीत होगा। तो इसीलिए आयुर्वेद में चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, आध्यात्मिक स्वास्थ्य हो या उसका स्वभाव हो, उसके द्वारा खाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता से क्या होता है, प्रभावित होता है। और अगर हम देखें तो आयुर्वेद ये मानता है कि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, राइट, वो भोजन ग्रहण जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन होता है और पाचन के पश्चात उसी पचे हुए भोजन का क्या होता है, रूपांतरण होता है, राइट। और भोजन के रूपांतरण से ही रक्त है, मांसपेशियां है, वसा है, हड्डी, अस्थि मज्जा है, प्रजनन तत्वों और ओजस में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, जो कि एक तरीके से सही भी है, राइट। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसके भोजन ग्रहण करने से ही हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है और फिर कोशिका विभाजन से ही हमारे शरीर का संचालन होता है, नियंत्रण होता है और क्रियान्वयन होता है। तो इस तरीके से भोजन जो भी ग्रहण करते हैं उसका रूपांतरण इन सब में हो जाता है, राइट। इस प्रकार भोजन जो सभी चयापचय परिवर्तन होते हैं और जीवन की गतिविधियों के लिए क्या होता है, बुनियादी होता है। इसीलिए अगर भोजन में पोषक तत्वों की कमी होगी तो उससे कई शारीरिक विकार, व्याधियां या कई प्रकार के शारीरिक रोग होंगे और वहीं भोजन में सभी पोषक तत्वों की मात्रा अवस्थित होगी तो उससे शरीर का जो है स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, राइट। अब हम जो है अगला टॉपिक जो कि सबसे महत्वपूर्ण है उसको समझते हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की आवश्यकता या प्रासंगिकता कितनी है। और यहाँ से जो है कई तरीके के जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ से ही अगर हम देखें तो शब्दों में थोड़ा हेरफेर किया जाए तो इसी उत्तर से जो है हम आयुर्वेद के महत्व को समझते हैं, राइट। आयुर्वेद वर्तमान समय में कितना महत्वपूर्ण है समझाइए, इसका उत्तर भी इसी आधार पर लिखा जा सकता है। या वर्तमान समय में आयुर्वेद की प्रासंगिकता को समझाइए, या वर्तमान समय में आयुर्वेद की कितनी आवश्यकता है लिखिए। तो आयुर्वेद की आवश्यकता को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से जो है समझा सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, वैकल्पिक एवं सहायक चिकित्सा पद्धति। इसके बारे में हम पहले से ही चर्चा कर चुके हैं, राइट। हमारे देश में पर्यावरण प्रदूषण या असंतुलित भोजन या फिर कम पोषण युक्त भोजन ग्रहण करने की वजह से बड़ी संख्या में लोग बीमार होते हैं और वो इलाज के लिए जो एलोपैथिक हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर जाते हैं और एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं। एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट है वो इन चिकित्सा या आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से काफ़ी क्या होता है, अधिक खर्चीला होता है। साथ ही साथ उसके कई साइड इफेक्ट भी सामने आते हैं। वहीं अगर कई प्रकार की जो रोग हैं या बीमारियां हैं उनके इलाज में एलोपैथिक चिकित्सा के साथ साथ जो है यहाँ पर आयुर्वेद का प्रयोग भी किया जा सकता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है, ये एक सहायक चिकित्सा पद्धति के रूप में एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एक चीज़ यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जो है सहायक क्यों लिखा है। वर्तमान समय में कुछ व्याधियाँ ऐसी हैं, कुछ रोग ऐसे हैं जिनके लिए एलोपैथिक जो है बेस्ट माना जाता है, राइट। जैसे कई बार हार्ट सर्जरी करनी है या फिर कई जटिल सर्जरी करनी है तो उसमें एलोपैथिक बेस्ट होता है। वही अगर हम देखें तो लाइफस्टाइल जो डिसीजेज हैं उनके लिए जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां हैं या आयुर्वेदा है या योग है, ये एलोपैथी से ज़्यादा क्या होते हैं, अच्छा परिणाम रखते हैं। तो इस तरीके से हम वर्तमान समय में केवल और केवल एलोपैथी से ही सभी रोगों का इलाज नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से सभी रोगों का इलाज किया जा सकता है। अर्थात
वर्तमान समय में हमारे लिए जितना जरूरी एलोपैथी है उतना ही जरूरी क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां भी है। इसीलिए जो आयुर्वेद है वो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति है, उसके लिए एक वैकल्पिक एवं सहायक जो है चिकित्सा पद्धति के रूप में वर्तमान समय में हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है या प्रासंगिक है या इसकी आवश्यकता है। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर जीवन शैली जनित रोगों के उपचार में प्रभावी। राइट, एलोपैथी में सर्जरी हुआ या फिर कई अन्य प्रकार के जो रोग होते हैं उनको केमिकल मेडिसिन के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, परंतु जो जीवन शैली पर आधारित रोग होते हैं या जो लाइफ स्टाइल डिसीजेस होते हैं जिसमें मधुमेह रोग हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा और कई अन्य प्रकार की जो हमने असंक्रामक बीमारियों के बारे में पढ़ा था, राइट, उनके इलाज में एलोपैथी से ज़्यादा बेस्ट जो है वो आयुर्वेद माना जाता है। राइट, तो ये आयुर्वेद जो है सामान्य बीमारियों के साथ साथ जैसे किडनी है, मधुमेह है, रक्तचाप है, चर्म रोग है, लीवर रोग है, हृदय रोग है, इन सब में एलोपैथिक जो चिकित्सा पद्धति है उससे कहीं अधिक क्या है, कारगर है। अर्थात वर्तमान समय में जो लाइफ स्टाइल डिसीजेज है या जीवन शैली जनित रोग है उनके उपचार में आयुर्वेदा जो है कहीं अधिक महत्वपूर्ण है या हम ये कहें कि एलोपैथी से ज़्यादा अधिक कारगर है। फिर तीसरा क्या है, यहाँ पर जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है ये विश्वसनीय है एवं कैसी है, परंपरागत है। राइट, आज से 5000 साल पहले ही जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है वो अस्तित्व में आ चुकी थी और कई वर्षों से हमारे जो पूर्वज हैं वो इन्हीं चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से लंबे समय से मनुष्य की व्याधियों का, रोगों का इलाज करते चले आ रहे हैं। राइट, अर्थात इस चिकित्सा पद्धति का प्रयोग अति प्राचीन काल से किया जा रहा है। इसीलिए ये जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है ये परंपरागत है और इसका जो प्रमाण है वो वैदिक सभ्यता के ग्रंथ जो है यजुर्वेद से भी मिल सकता है। इसके साथ ही ये जो है आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली ये सस्ती भी है, सुलभ भी है और क्या है, प्रभावकारी है और साथ ही साथ ये विश्वसनीय भी है। इससे कई जीवन शैली जनित जो रोग हैं उनका उपचार बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। इसीलिए जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है वो विश्वसनीय है, परंपरागत है, इसीलिए वर्तमान समय में प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। चौथा हो जाएगा यहाँ पर हानि रहित है। वर्तमान समय में कई कम्युनिकेबल डिसीजेस के इलाज में या कई रोगों के इलाज में कई जो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं अगर वो डॉक्टर के परामर्श के बगैर या अधिक मात्रा में कंज्यूम की जाए तो उसके कई साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, परंतु जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, राइट, उनके किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। यही एक कारण है कि जो असंचारी रोग हैं, राइट, असंचारी रोग हैं उनके इलाज में आयुर्वेद जो है वो बहुत ही अच्छी भूमिका निभा रहा है। साथ ही साथ जो असंचारी रोग हैं वो जो परंपरागत या आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है उसके लिए चुनौती साबित हो रही है। तो अगर हम देखें तो जो लाइफ स्टाइल डिसीजेज हैं वो जहाँ हमारी जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है उसके लिए एक चुनौती है तो वही चुनौती जो है आयुर्वेद के लिए बहुत ही आसान है या आयुर्वेद के माध्यम से उन असंचारी रोगों का आसानी से प्रभावपूर्ण तरीके से इलाज किया जा सकता है। राइट, यही कारण है कि आयुर्वेद जो जीवनचर्या एवं चिकित्सकीय विशिष्टता जो है उपलब्ध कराता है जिससे हानि रहित चिकित्सा, आहार एवं व्यवहार की उपयोगिता के द्वारा लोगों का उपचार भी किया जा सकता है और बचाव भी किया जा सकता है। राइट, और इसके साथ ही जो आयुर्वेदिक इलाज है यह कैसा होता है, हानि रहित होता है। राइट, तो ये जो है हानि रहित क्या है, उपचार है। अगला हो जाएगा आहार एवं व्यवहार पर आधारित। ये तो सीधी सी बात है, चाहे एलोपैथिक ट्रीटमेंट लें या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें, यदि आप पोषण युक्त भोजन ग्रहण नहीं करते हैं और यदि आपका व्यवहार
जीवन शैली अच्छी नहीं है तो आप किसी भी रोग से जो है, आपका शरीर जो है किसी भी रोग से स्वस्थ नहीं हो पाता है, राइट। और इसीलिए आयुर्वेद में भी आहार एवं व्यवहार पर अधिक ध्यान दिया जाता है और आहार एवं व्यवहार के लिए जो पंचकर्म है वो चिकित्सा की जाती है, राइट। पंचकर्म चिकित्सा में शरीर के जो जितने भी उत्पन्न विकार होते हैं, राइट, उनको बाहर निकालने की जो है प्रयास किया जाता है और इसकी क्षमता प्रमाणित भी हो चुकी है, राइट। तो जो जितने भी शारीरिक विकार या जो अपशिष्ट होते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है और जो जितनी भी व्याधि होती हैं, रोग होती हैं, उनका पंचकर्म के माध्यम से क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। फिर अगला हो जाएगा यहाँ पर किफ़ायती एवं क्या हो जाएगा, प्रभावकारी हो जाएगा। एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट है जहाँ पर अधिक खर्चीला होता है या अधिक जो है रुपया पैसा खर्च करने के पश्चात रोगी का इलाज हो पाता है। वहीं जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है ये एक सस्ती, सुलभ एवं कैसी है, प्रभावकारी चिकित्सा पद्धति है। चूँकि आयुर्वेद में कई प्रकार की जड़ी बूटियों का एवं घरेलू नुस्खों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ये काफ़ी कम दाम में जो है अच्छी सुविधा इससे प्राप्त हो जाती है। और भारत जैसे विशाल जो जनसंख्या वाले देश हैं, इसके लिए तो जो आयुर्वेदा है वो और अधिक जो है कारगर सिद्ध हो सकता है। साथ ही साथ वृद्धावस्था जनित रोग या जो आसंचारी रोग जैसे मधुमेह है, उच्च रक्तचाप है, संधिवात है, रक्त अल्पता हो जाएगा, इनके लिए आयुर्वेद जो है अधिक क्या होता है, प्रभावकारी होता है, राइट। और ये जो आसंचारी रोग हैं या वृद्धावस्था जनित रोग हैं, राइट, इनके लिए आयुर्वेद सस्ती, प्राकृतिक एवं हानि रहित जो है आयुर्वेदिक चिकित्सा भी उपलब्ध कराता है, जो कि काफ़ी कारगर है या एलोपैथी से अधिक कारगर है। इसलिए आयुर्वेदिक चिकित्सा को किफ़ायती एवं कैसा, प्रभावकारी माना जाता है। फिर अगला हो जाएगा यहाँ पर महामारी में क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। जब कोई महामारी बड़े पैमाने पर किसी क्षेत्र विशेष में फैलती है तो उससे जितनी भी जो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं या एलोपैथिक दवाएं होती हैं, एलोपैथिक हॉस्पिटल हो जाते हैं, राइट, उनकी भारी संख्या में क्या होती है, कमी होती है। जैसा कि हमने कोरोना की सेकेंड वेव में देखा, जो रेमडेसिविर की इंजेक्शन्स हैं या जितनी भी जो दवाइयाँ हैं उनकी बहुत अधिक क्या हो गई थी, शॉर्टेजेस हो गई थी। और जब महामारी फैलती है तो उसके प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए या रोकने में आयुर्वेद भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान समय में 22 शाखाओं के साथ में जो आयुर्वेद है वो जन सामान्य में अपना योगदान दे रहा है। इसके साथ ही कोरोना जो कोविड-19 महामारी है, इसके उपचार एवं बचाव में भी कई हॉस्पिटल में जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदिक काढ़ा हो जाएगा, राइट, इसने इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और कई जो एलोपैथिक चिकित्सा केंद्र है वहाँ पर मरीजों को आयुर्वेदिक दवाओं के माध्यम से भी उनका उपचार किया गया है। उनको कई प्रकार के काढ़े दिए गए हैं, कई प्रकार का योग व्यायाम के बारे में बताया गया है, कई जड़ी बूटियाँ उपलब्ध कराई गई हैं जिसने सिद्ध कर दिया है कि जो आयुर्वेद है वह भी महामारी को रोकने में प्रभावकारी सिद्ध हो सकता है, राइट। तो ये हमने यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से आयुर्वेद के बारे में पढ़ा, आयुर्वेद के तत्वों के बारे में, फिर निदान की प्रक्रिया के बारे में, उपचार के बारे में और अंततः आयुर्वेद के महत्व, आवश्यकता एवं प्रासंगिकता के बारे में। अगले लेक्चर में हम जो है अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।